बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 9वीं जमात के लिए तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है बदलती जिंदगी, हिस्सा अव्वल। अब तक हमने सन 1961 से सन 2000 तक के दौर का मुताला किया। आज़ादी के बाद पेश आने वाली रुकावटों को दूर करते हुए भारत तरक्की की राह पर गामज़न है। इस सबक में हम सियासी, समाजी, माशी, तिब्बी, ज़रई और देही शोबों में होने वाली तब्दीलियों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम आज़ादी के बाद भारत में सेहत आम्मा, शहरकारी और देही इलाके में हुई तरक्की का मुताला करेंगे। 20वीं और 21वीं सदी में काफ़ी तेज़ी से तब्दीलियां रूनुमा हुईं। इंसानी ज़िंदगी तेज़ रफ्तारी से तब्दील हो रही है। हम जिन बातों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे वो हकीकत का रूप इख्तियार कर रही हैं। साइंस ने हमारे मिजाजों को भी बदला है। उसने एक नया जहन और नया अंदाज़े फ़िक्र अता किया। आज़ादी के बाद भारत में तरक्की के एक नए दौर का आगाज हुआ। पिछले सेशन में हम पढ़ चुके हैं दस्तूर हिंद ने भारत के तमाम शहरियों को यकसां हुकूक दिए हैं। ये हुकूक बुनियादी हुकूक कहलाते हैं। दस्तूर हिंद की रूह से तमाम भारतीयों की हैसियत कानून के सामने यकसां है और मजहब, नस्ल, ज़ात, जिन्स या मकामे पैदाइश की बुनियाद पर तफरीक करने की मुमानियत है। भारत के तमाम शहरियों को तकरीर और इजहार ख्याल की आज़ादी, पुरअमन तरीके पर बग़ैर असलाह के इज्तिमा और मुत्तहिद होने, भारत की तमाम रियासतों में आज़ादी से घूमने फिरने, क़याम करने और मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करने और कोई भी पेशा इख्तियार करने का हक हासिल है। भारत के दस्तूर में अवाम के रहन सहन के मेयार में बेहतरी, मुनासिब तग़ज़िया और सेहत आम्मा में इस्लाह का जिक्र हुकूमत के अव्वलीन फ़र्ज के तौर पर किया गया है। तो भारत के दस्तूर के मुताबिक ये हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज है
कि वो आवाम के रहन सहन के मेयार में बेहतरी की कोशिश करे। हुकूमत की ये कोशिश होनी चाहिए कि आवाम को मुनासिब ग़िज़ा मिले और सेहत आम्मा में इस्लाह हो। तो आवाम के रहन सहन के मयार में बेहतरी, मुनासिब तग़ज़िया और सेहत आम्मा में इस्लाह का ज़िक्र हमारे दस्तूर में हुकूमत के अव्वलीन फ़र्ज़ के तौर पर किया गया है। इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत का महकमा सेहत व समाजी बहबूद रियासती हुकूमतों की मदद करता है। अवाम के रहन सहन के मेयार में बेहतरी और सेहत आम्मा में इस्लाह की गर्ज से हुकूमत मुख्तलिफ मंसूबे बनाती है। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और स्कीम्स नाफिज की जाती हैं। छठे 5 साला मंसूबे के मुताबिक इब्तिदाई सेहत आम्मा से मुताल्लिक तिब्बी इमदाद देही इलाकों के आम लोगों, आदिवासियों और गरीब तबकात तक पहुंचाना उसके मकासद में शामिल था। क्या आप जानते हैं मौजूदा दौर में इलाज के लिए मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, मौजूदा दौर में इलाज के मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने यकीनन इनके मुतालिक सुना होगा। इनमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी शामिल हैं। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि हमें होम्योपैथी दवाई से फ़ायदा पहुंचा। कोई कहता है कि ये दवाई लो, ये आयुर्वेदिक है। कोई कहता है कि हमें एलोपैथी से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। तो इस तरह लोग अपनी मर्ज़ी से अपने इलाज का तरीक़ा मुंतखब करते हैं। छठे 5 साला मंसूबे में सेहत आम्मा से मुताल्लिक एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद और कुदरती तरीक़ा है इलाज को मंजूरी देकर सेहत आम्मा के लिए मुस्बत कदम उठाया गया। सेहत आम्मा के शोबे में होने वाली इन तब्दीलियों की वजह से मुल्क की अवाम की जिंदगियों को
फिक्रों से निजात मिल गई। नाइनटीन 1962 में तमिलनाडु के वेल्लोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में डॉक्टर एन गोपीनाथ की क़यादत में कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी की गई, जिसकी वजह से इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत ख़त्म हो गई। यह है तमिलनाडु के वेल्लोर में वाक़े क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जहां 1962 में कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी की गई। और ये कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी किसकी क़यादत में की गई? डॉक्टर नागरूर गोपीनाथ की क़यादत में। तो 1962 में तमिलनाडु के वेल्लोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में डॉक्टर एन गोपीनाथ की क़यादत में कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी की गई, जिसकी वजह से इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत ख़त्म हो गई। अब अपने ही मुल्क में कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी मुमकिन थी, लिहाजा अब इसके लिए बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। और अब हम बात करेंगे जयपुर फूट की। जयपुर फुट की ईजाद ने भारत में अपाहिजों की जिंदगी बदल कर रख दी। 1968 से कबल अगर हादसे में किसी का पैर टूट जाता तो उसे जिंदगी भर मुश्किलात का सामना करना पड़ता। इलाज के तौर पर डॉक्टर प्रमोद सेठी ने माहिर कारीगर रामचंद्र शर्मा की मदद से मसनूई हाथ, पैर, नाक और कान तैयार किए। ये हैं डॉक्टर प्रमोद सेठी, जिन्होंने रामचंद्र शर्मा जैसे माहिर कारीगर की मदद से मसनूई हाथ, पैर, नाक और कान तैयार किए। जयपुर फुट टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किए हुए मसनूई आज़ा की मदद से माजूर इंसान भी नाहमवार ज़मीन पर चलने, दौड़ने, साइकिल चलाने, खेतीबाड़ी करने, दरख्तों पर चढ़ने और कोहे पैमाई जैसे काम आसानी से कर सकता है। तो जयपुर फूट की मदद से माजूर इंसानों के लिए बड़ी आसानी हो गई। इनकी मदद से सिर्फ चलना ही नहीं बल्कि दौड़ना, साइकिल चलाना, खेतीबाड़ी करना, दरख्तों पर चढ़ना, यहाँ तक कि पहाड़ों पर चढ़ना, कोहे पैमाई जैसे काम भी इंसान कर सकता है। मसनूई पैरों से दो जानों या पांव मोड़कर बैठना मुमकिन हो गया है। पानी में और गीले मकामात पर काम करने में ये पैर सहूलत बख्श हैं। इस तस्वीर में आप एक शख्स को मसनूई पैर लगाए नमाज पढ़ते हुए देख सकते हैं। जयपुर फूट की ईजाद ने भारत में अपाहिजों की जिंदगी बदल कर रख दी। जयपुर फूट टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किए हुए मसनूई आज़ा की मदद से माजूर इंसान भी नाहमवार ज़मीन पर चलने, दौड़ने, साइकिल चलाने, खेतीबाड़ी करने, दरख्तों पर चढ़ने और कोहे पैमाई जैसे काम आसानी से कर सकता है। यह है सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन की स्टोरी काफी इंस्पिरेशनल है।
इन मई 1981 जब सुधा चंद्रन तकरीबन 16 साल की थीं, एक हादसे के बाद उन्हें अपनी एक टांग गंवानी पड़ी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसले से काम लिया। जयपुर फूट की मदद से उन्होंने अपना रक्स जारी रखा। इन 1986 उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म जिसमें उन्होंने खुद एक्ट किया है, फिल्म का नाम है मयूरी। इसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड स्पेशल जूरी अवार्ड से नवाजा गया। तो जयपुर फूट की इजाद ने भारत में अपाहिजों की जिंदगी बदल कर रख दी। और अब हम बात करेंगे गुर्दों की पेवंदकारी यानी किडनी ट्रांसप्लांट। भारत में गुर्दों के कामयाब ऑपरेशन होने की वजह से मरीजों की जान बचाने में अब डॉक्टरों को कामयाबी मिल रही है। 1971 से कबल इस किस्म की तिब्बी सरगर्मियां भारत में मुमकिन नहीं थीं। तमिलनाडु के वेल्लोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में 1971 में ये कामयाब ऑपरेशन हुआ। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। 1961 में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी अंजाम दी गई। और अब 1971 में डॉक्टर जॉनी और डॉक्टर मोहन राव ने एक जिंदा शख्स के जरिए अतिया करदा गुर्दे की दूसरे मरीज के जिस्म में कामयाब पेवंदकारी की। ये हैं डॉक्टर मोहन राव, जिन्होंने डॉक्टर जॉनी के साथ मिलकर 1971 में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एक जिंदा शख्स के जरिए अतिया करदा गुर्दे की दूसरे मरीज के जिस्म में कामयाब पेवंदकारी की। इसे किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाता है। अब ज़ेरे तरक्की मुमालिक के अफराद इस किस्म के ऑपरेशन के लिए भारत आते हैं। और अब हम बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी की। ज़माना कदीम से ही भारतीय ख़ानदानी निज़ाम में औलाद की पैदाइश को अहमियत दी जाती रही है। औलाद के ख्वाहिशमंद मियाँ बीवी को औलाद न होने के आर्जे को शिकस्त देने के लिए 1978 से ही टेस्ट ट्यूब बेबी की जदीद टेक्नोलॉजी दस्तयाब हो गई है। कोलकाता में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की ज़ेरे निगरानी टेस्ट ट्यूब बेबी का कामयाब तजुर्बा किया गया। तो 1978 में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की ज़ेरे निगरानी टेस्ट ट्यूब बेबी का कामयाब तजुर्बा किया गया। इस टेक्नोलॉजी के जरिए दुर्गा नामी लड़की का जन्म हुआ। यह है दुर्गा। असल नाम था कनुप्रिया, मगर दिस टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज निकनेम दुर्गा। ये हैं डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा और उनके हाथ में टेस्ट ट्यूब बेबी। 6 अगस्त 1986 में इंदिरा हिंदुजा डिलीवर्ड इंडिया सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी एट KEM हॉस्पिटल। ये हैं डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा के साथ।
और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं मुंबई's फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा शाह हैज अ बेबी बॉय। इस तरह टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी की मदद से औलाद की ख्वाहिश रखने वाले लोगों के लिए राह निकल आई। और अब हम बात करेंगे हिफाजती टीका अंदाजी की। 1978 से कबल भारत में पैदा होने वाले हर 10 बच्चों में से 6 बच्चों को पैदाइश के पहले ही साल में पोलियो, खसरा, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक जिसे कहते हैं उर्दू में, खन्नाक यानी हलक की बीमारियां, डिप्थेरिया और काली खांसी जैसे खतरनाक और जानलेवा अमराज लाहक हो जाते थे। इन अमराज पर काबू पाने के लिए हिफाजती टीके लगाने की मुहिम शुरू की गई। 1995 में पल्स पोलियो नामी हिफाजती टीके की मुहिम शुरू की गई, जिसकी वजह से पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी पर काबू पा लिया गया। तो 1995 में पल्स पोलियो नामी हिफाजती टीके की मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम की वजह से पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी पर काबू पा लिया गया। और अब हम बात करेंगे शहरकारी यानी अर्बनाइजेशन की। शहरकारी या अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं? शहर या शहरी इलाके में अवाम की आबादकारी की मरकूजियत के अमल को शहरकारी कहा जाता है। रोजगार में इजाफा होने से कुर्ब व जवार से लोग उस इलाके में आने लगते हैं। इस वजह से बुनियादी बस्ती की आबादी में इजाफा होता जाता है। सानवी और सलासी पेशों की अहमियत बढ़ जाती है। तो जब किसी इलाके में कारखाना या कोई सनत कायम होती है तो आसपास के इलाकों से लोग रोजगार की तलाश में वहां आने लगते हैं और इस तरह उस इलाके की आबादी बढ़ने लगती है। नई आबादियां बसने के लिए बढ़ती हुई आबादी उसकी एक अहम वजह है। हवा, पानी, ग़िज़ा और इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए ज़रूरी माशी और समाजी इदारे शहरकारी के अमल पर असरअंदाज होते हैं। आज़ादी के बाद भारत में बढ़ती हुई आबादी की अहम वजूहात में शरह अमवात में कमी, सनती तरक्की, देही इलाकों में रोजगार की अदम दस्तयाबी, शहरों में रोजगार के मौके, तिजारत और देहातों से शहरों की तरफ हिजरत शामिल हैं। रोजगार की तलाश में जो लोग गांव से शहरों का रुख करते हैं और वहां आबाद हो जाते हैं, उनकी अपनी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, जिनमें बुनियादी चीज़ों के अलावा अच्छी सड़कें,
मेडिकल फैसिलिटीज़, बैंकिंग, इसके अलावा तफरीह के ज़राए, बेहतरीन आमदरफ्त के ज़राए, ज़राए रस्ल रसायल शामिल हैं। बड़े शहरों में पड़ने वाले तनाव को कम करने के लिए छोटे छोटे गांवों में रोज़गार के मौक़े की फराहमी, तवाज़ुन कायम रखते हुए माशी तरक्की को फ़रोग़ देना, शहरों की हद मुतय्यन करना, देही और शहरी इलाक़ों में ज़रूरी सहूलियात फराहम करना वग़ैरह इसकी चंद तदाबीर हैं। शहरकारी के कई मसाइल हैं। शहरों की आबादी बढ़ने से अवामी सहूलतों पर तनाव बढ़ता है। मसलन कानून और नज़्म व नस्क, बिजली, सेहत आम्मा, आब रसानी वग़ैरह की सहूलतों में किल्लत होने लगती है। आबादी के बढ़ने से चलने फिरने के मसाइल पैदा होते हैं। मोटर गाड़ियों में इजाफा होता है। हवाई और सौती आलूदगी के मसाइल बढ़ जाते हैं। जगह की कमी की वजह से रिहायशी मकानों का मसला पैदा होता है। ज़मीन की कीमतों में इजाफा हो जाता है। शहरों की जानिब मुंतकिल होने वाले लोगों में बड़ी तादाद कम और अदना आमदनी वालों की होती है। इस वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में झोंपड़ियाँ वजूद में आती हैं। बढ़ती आबादी को मुनासिब रोज़गार फराहम ना होने की वजह से बेरोज़गारी का मसला बढ़ता जाता है। तो बड़े शहरों पर पड़ने वाले तनाव को कम करने के लिए छोटे छोटे गांवों में रोज़गार के मौक़े की फराहमी, तवाज़ुन कायम रखते हुए माशी तरक्की को फ़रोग़ देना, देही और शहरी इलाक़ों में ज़रूरी सहूलियात फराहम करना वग़ैरह शहरकारी के मसाइल को हल करने की चंद तदाबीर हैं। आज हम यहीं रुकते हैं। अगले सेशन में इंशाअल्लाह हम देही इलाक़े, आज़ादी के बाद के दौर में बदलती माशी ज़िंदगी और देही तरक्की का मुताला करेंगे। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।